This conference will now be recorded. ओके, ये जो राइट स्टॉक का पहले, सबसे पहले राइट स्टॉक से पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ओके, ऑब्जेक्टिव यानी सबसे पहला ऑब्जेक्टिव अगर निकालना है तो ये ऑब्जेक्टिव है आपका एक्चुअली इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग जो भी आप बोले उसका ऑब्जेक्टिव है क्या, आप सही में क्या करने आए हैं। जस्ट बिकॉज मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है तो मैं कहीं और डालू, उससे अच्छा यहाँ पे डालू, मजा आता है स्टॉक मार्केट में, तो वो अलग ऑब्जेक्टिव। अगर आप सिंसियरली ये सोचते कि नहीं, आई एम लुकिंग एट ए फैंटास्टिक रेट ऑफ रिटर्न, मुझे लग रहा है कि मार्केट, स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है कमाने के लिए और मुझे अच्छे से अच्छा रिटर्न चाहिए मार्केट ओवर पीरियड ऑफ टाइम, वो एक अपना ऑब्जेक्टिव है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि मैं एक सही से ट्रेड करना चाहता हूँ, ये मैं एक बिजनेस बनाऊं और बिजनेस के हिसाब से इसको हैंडल करूंगा अपने इन्वेस्टमेंट को, और एक अच्छा अगर इन्वेस्टमेंट हैंडल करूंगा तो अपने आप में एक अच्छा सा मुझे रिटर्न मिलने ही वाला है। अगर इस हिसाब से अगर मैं ये करता हूं तो ये अपने आप में एक अपना ऑब्जेक्टिव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, शुरू से पहले ही अपने आप को क्लियर करना जरूरी है। तो ये आपको ये ना अपने आप में एक डिसिप्लिन देगा, क्योंकि आपको जो ऑब्जेक्टिव अगर एक सही तरह से इन्वेस्टमेंट करने का है, अगर आपका ऑब्जेक्टिव सही तरह से ट्रेड करने का है, अगर आपका ऑब्जेक्टिव ही वही है तो आपको रिटर्न अच्छे से अच्छा ही मिलेगा। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं ये बिजनेस करूंगा, अगर मेरा इन्वेस्टमेंट बिजनेस सही से करूंगा, मुझे अच्छे से अच्छा रिटर्न मिलेगा, अगर तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो पहला आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए, और फिर हाल ये एक ऑब्जेक्टिव से आप एक्चुअली काम शुरू करते हैं। उसके बाद आप देखते हैं, जब भी प्लान बनाते हैं तो हर इन्वेस्टमेंट, हर ट्रेड का जब आप सिलेक्शन करते हो स्टॉक का, उसका भी ऑब्जेक्टिव होना बहुत जरूरी है। आप क्या ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव वो ट्रेड का क्या है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आपका इन्वेस्टमेंट और ट्रेड का ऑब्जेक्टिव है कि यार चलो अभी बहुत टूट गया, ले लेता हूँ, कल बेच दूंगा, थोड़ा भागेगा और ले लूंगा, देन वो आपका ऑब्जेक्टिव अलग है और ये सही नहीं भी हो सकता, सही हो भी सकता है। अगर आप कंसिस्टेंट ऐसा काम कर रहे तो सही नहीं होगा, सही होगा, पर अगर ऐसा कंसिस्टेंट काम नहीं करो, आज का मौका देखने की कोशिश, कल दूसरा मौका ढूंढने की कोशिश, तो शायद ये सही नहीं होगा। क्योंकि आपका जो हर एक इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव होगा वो आपके मेन ऑब्जेक्टिव से लिंक्ड होगा। अगर आप सही तरह से ट्रेड करना चाहते हैं, अगर डिसिप्लिन से कर रहे हैं, आपको उसके बेस पे काम करना, तो अकॉर्डिंगली आपका प्लान होगा ईच ट्रेड के लिए। अगर ऐसा ट्रेड का प्लान होगा तो आपको सिलेक्शन उसी हिसाब से आएगा। इसीलिए ये ज्यादा जरूरी है जो मैं शुरू कर रहा हूँ ऑब्जेक्टिव। ओके, नाउ अभी सिलेक्शन करने से पहले एक चीज बड़ी क्लियर कर लेते हैं कि स्टॉक मार्केट का सबसे ज्यादा जो मिस्ट्री है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये भूल जाते हैं जब हम लोग ये कोशिश करते हैं ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, तो स्टॉक का जो सिलेक्शन होता है इसको भूल जाते हैं हम लोग। तो ये मिस्ट्री क्या है वो सबको पता है, पर सब लोग भूल जाते हैं, मीन्स डाइल्यूट हो जाता है जब काम करते हैं। वो है जीरो सम गेम। ये जीरो सम गेम है सर। अगर आप कमा रहे हो तो कोई गवा रहे, आप गवा रहे हो तो कोई कमा रहे। ऐसा है ही नहीं कि यहाँ सर कोई कमा सकता है। यहाँ पे ये है कि ये सिर्फ साइक्लिकल पैटर्न है। कुछ टाइम पे आपको, जैसे ना वो मैंने एक आपको एक शेयर किया था एक एग्जाम्पल एक दो दिन पहले, कि आपको मुर्गियां पकड़ने वाला, वैसा है कि आपको दाने डाल के आपको लिया जाता है। अगर आप वो दानों में नहीं फंसेंगे, आप बहुत अच्छे से कमा सकते हो, बहुत सेफ रह सकते हो। पर ये बहुत जरूरी है, जीरो सेव सम गेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जीरो सम गेम का मतलब है कि आप ये चीज याद रखना कि कोई भी अगर आपको टिप दे रहा है, यानी जो स्टॉक आप सिलेक्शन कर रहे हो, अगर किसी और से कहने से कर रहे हो तो बहुत तकलीफ देह हो सकता है। ये चीज आपको आगे समझ में आएगा और डिस्कस करेंगे। पर जीरो सम गेम में पहले मत भूलिए, ये कुछ नया नहीं आने वाला, या आप कमाओ या सामने वाला कमाओ। आपका इसीलिए याद हो तो आपको बीच में एक हमने डिस्कस किया था कि जब आप ट्रेड कर रहे हो तो आप स्टॉक ट्रेड नहीं कर रहे हो। जब आप ट्रेड कर रहे हो तो आप कोई चार्ट बाई नहीं कर रहे हो, आप ट्रेड कर रहे हो सामने वाले ट्रेडर के ओपिनियन के सामने अपने ओपिनियन को। आप जो सोच रहे हो ये स्टॉक नीचे जा सकता है, सामने वाला सोच रहा है जो बाई कर रहा है कि स्टॉक ऊपर जा सकता है, इसलिए आप बेच रहे हो खरीद रहे हो। तो आप ओपिनियन टू ओपिनियन फाइट कर रहे हो, समझे। तो उसमें जो बंदा डिसिप्लिन से कंसिस्टेंटली काम करेगा वो जीतेगा, ठीक है।
तो पहला तो ये मिस्ट्री, अभी उसके अंदर में ये जीरो सम गेम के अंदर ये आप सोचो, अगर आप टिप्स और रूमर्स को एक्सेप्ट कर रहे हो और उसको आप सीरियसली लेके अगर आप एक स्टॉक सिलेक्शन कर रहे हो तो क्या हो सकता है। पहले ये सोचो कि अगर टिप और रूमर आपको कोई बता रहा है कि बहुत बढ़िया है, ऐसे तो बहुत ऊपर जाएगा, अंदर का कहानी है, ये है वो है, यहाँ से बहुत ऊपर जाएगा। यार कोई लोग पूछ लो कि इस तरह से भी टिप देते हैं कि हमारा रिसर्च हमको बता रहा है यहाँ से ऊपर जाएगा। हु स्टार्टेड? अगर उतना नॉलेज है तो इतना ज्यादा उसने लिया क्यों नहीं है तो फिर वो सही भी नहीं है ना। दोनों चीजें, या वो सही हो सकता है, नहीं हो सकता। सही हो सकता है तो वो तुम्हें क्यों दे रहा है, और अगर नहीं है तो वो तुम करके तुम्हें क्या फायदा होगा। तो टिप्स एंड रूमर्स पहले से है। वो गुजराती में तो कहवत भी है ना, टिप टिपने के लिए ही है। गुजराती में वो टिपना बोलते हैं ना, वो टिप जाओगे आप। इसलिए टिप एंड रूमर ये दोनों से दूर रहना चाहिए। ये बहुत कॉमन है स्टॉक मार्केट में, ये बहुत ज्यादा कॉमन है, इसलिए आपको इससे बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी हम लोग आते हैं बाइंग टेक्निक के दूसरे, एडवाइजरीज एंड ओपिनियन फ्रॉम सो कॉल्ड एक्सपर्ट। काफी एक्सपर्ट मार्केट में घूमते रहते हैं, काफी लोगों के पास नॉलेज बहुत है और सही है, क्योंकि क्या होता है कि एडवाइजरी एंड ओपिनियन होना एक बात है और एक्चुअल ट्रेड एक्सपीरियंस होना अलग बात है। तो आप जिससे एडवाइजरी ओपिनियन ले रहे हो, ठीक है, पहले वही सोचो आर दे जेन्युइन, क्या वो सही है। अगर एक सही एडवाइजर होगा, से फॉर एग्जांपल आज टीवी पे आया एक बंदा बहुत सभी से एडवाइजरी दे रहा है, अब ये सोचो अगर वो सही एडवाइजरी है तो वो आपको क्यों दे रहा है, अपने क्लाइंट में अपने में यूज क्यों नहीं करेगा, आपको क्यों दे देगा। एक सेकंड, अनम्यूट कोई कर देता है। ओके, सब लोग प्लीज म्यूट करके रखिए कि इसको क्या होगा ना, हम लोग अच्छे से बात कर पाए। राइट, तो वो क्यों देगा, अगर जेन्युइन है तो अपने में यूज करेगा ना। और अगर आपको आज दे रहा है तो ऐसा भी हो सकता है उनके पास से निकलना है, बाई करो निकल जाए, क्योंकि ये जीरो सम गेम है, अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग। वो आपको क्यों देगा, अगर आपको देगा तो वो कैसे कमाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? आर यू रेडी टू इन्वेस्ट ऑन समवन एल्स ओपिनियन। दूसरा क्वेश्चन आपको ये पूछना चाहिए कि दूसरे के ओपिनियन पे क्यों खरीदू, खुद का ओपिनियन क्यों नहीं होना चाहिए। ओके, व्हेन विल द एडवाइजरी बाई, एडवाइजर आपको बोला तो वो खुद कब बाई करेगा, क्या वो आपको आज बोल रहा है और आज बाई करेगा, या वो ऑलरेडी वो बाई कर चुका होगा। कई बार वो डिस्क्लोजर भी देते हैं ना, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, और आज आपको बोल रहा है कि बाई करने लायक, मीन्स वो बाई में कितना दम होगा आप सोचो। यानी वो दमदार बाई नहीं हो सकता, अगर दमदार बाई होता तो खुद ही बाई करता, वो क्यों आपको सिर्फ एडवाइजरी करता है कि अच्छा भाई आप बाई कर दो। इसलिए ये तीनों चीज काम नहीं करता है। अगर याद रखना ये जीरो सम गेम, इसलिए बंदा आपको इसलिए नहीं बताएगा आप कमाओ, कोई बात नहीं मैं तो कमा चुका हूं, कोई नहीं बोलेगा। इसलिए इस तरह से स्टॉक बाय करने का कोई फायदा नहीं है। तीसरा एक टेक्निक होता है, जब हम लोग पढ़ते हैं स्प्लिट अनाउंसमेंट, बोनस डिक्लेयर हो गया, या कुछ न्यूज आ गया, या कुछ स्टोरी पढ़ ली पूरी एक कंपनी के बारे में पब्लिश होती है, सब सोचो पहले कि न्यूज फॉर यू, व्हाट अबाउट द प्रमोटर्स, क्योंकि जिसके पास सबसे ज्यादा स्टॉक है वो प्रमोटर है, उसके डायरेक्टर भाई साला बहन बनोई उसका फ्रेंड सब लोग होंगे जिसके पास स्टॉक होगा, सबसे ज्यादा स्टॉक होगा। हमारे पास तो 100 200 500 स्टॉक होंगे, उनके पास तो थाउजेंड्स में लैक्स में स्टॉक्स होते हैं। तो वो क्यों आपको देगा पहले न्यूज, अच्छी न्यूज है तो भी आपको पहले क्यों देगा, और बुरी है तो डेफिनेटली आपको नहीं देगा, वो पहले निकलेगा। आपको देगा तो निकले कैसे पाएगा, क्योंकि उनके पास तो लाखों शेयर है, उनके बाई भी करने तो वो 100 200 शेयर बाई करके उनको कोई कुछ फायदा नहीं होता, उनका पर्सपेक्टिव नहीं होता 1-2 लाख कमाने का। इसलिए ये सारी चीजें पढ़ के अगर आप करोगे वो टाइमली नहीं होता। आप सोचो ना, एक प्रमोटर अगर सोच रहा है कि बोनस मेरे को देना है, तो बोनस अगर सही में अच्छी चीज है जिसकी वजह से वो देना चाहता है तो वो पहले सोचेगा। इनफैक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वो बाद में डिस्कशन होगा, वो पहले बाई करेगा, देन वो प्रपोज करेगा, देन बताएगा क्यों करना है, उसके बाद सब लोग यस बोलेगा, उसके बाद वो डायरेक्टर्स घर वाले सब लोग बाद में बाई करेंगे। वो पहले अकेला बाई करेगा, फिर बाकी सब बाई, फिर वो उनके फ्रेंड्स बाई करेंगे, फिर उनके फ्रेंड्स आगे, तब जाके अनाउंसमेंट होएगी, तब आप बाई कर रहे हो। तब तक तो काफी गाड़ी निकल चुकी है। और जब आप बाई कर रहे हो ना, तो उनका भी कैलकुलेशन का बोनस अनाउंसमेंट है, काफी रिटेल इन्वेस्टर इंटरेस्टेड है, अब वो बाई कर रहे हैं, ये लोग बेच रहे हैं, आप निकल गए, वो लोग निकल गए, अपना प्रॉफिट बुक कर लिया उन्होंने।
यानी बहुत कॉमनली आपको दिखता ही है, अगर नोटिस करोगे तो आपको समझ में आएगा तो ज्यादातर फ्यू डेज आता है, आपको कोई बेनिफिट लार्ज नहीं मिलता उसमें। ओके, अल्टीमा सिस्टम रेकमेंड क्या करती है कि आपको कोई बाय नहीं करना चाहिए टिप और रूमर्स पे। ओके, डोंट ट्राई टू मेक इजी मनी। इजीली कोई मनी बनता ही नहीं है। जितना इजी बनेगा, हमने पहले भी डिस्कस किया, जो अपने अभी रिसर्च में जितने हम ये चार्ट पे चर्चा किए लास्ट वीक में और सो, एक मैंने कई बार बताया, आप इजी मनी प्रैक्टिकल मनी नहीं है ऐसा को लेने की कोशिश करोगे तो जितना आप मिलेगा उससे ज्यादा वो लेके जाएगा। बिलीव मी, वो आपका कैपिटल भी कुछ लेके जाए। डोंट ट्राई दैट। ओके, नो बाइंग ऑन समवन्स ओपिनियन बेस्ड ऑन अनऑथराइज्ड एडवाइजरी। आपको जिसके बारे में कुछ पता नहीं। नो बाइंग ऑन एनी न्यूज अनाउंसमेंट। कोई भी न्यूज अनाउंसमेंट में बाई करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि न्यूज जब भी आता है वो टाइमली कभी नहीं हो सकता। टाइमली न्यूज कभी भी नहीं हो सकता बाई और सेल करने के लिए, इतना आप याद रखें। नो बाइंग ऑन एक्सीलेंट रिजल्ट डिक्लेरेशन। बहुत अच्छा रिजल्ट आया, नेवर बाई बेस्ड ऑन दैट, बिकॉज यू डू नॉट नो रिजल्ट आने के 6 महीने पहले पता होता है रिजल्ट क्या आने वाला। तो उसका काम तो हो गया, अब जो हो रहा होगा वो तो नेक्स्ट रिजल्ट का काम हो रहा होगा स्टॉक मार्केट में। जैसे मैंने बीच में भी डिस्कस किया था जब स्टॉक मार्केट साइकिल और हमने मार्केट साइकिल का डिस्कशन किया था। इफेक्ट विल टेक दैट अगेन, क्योंकि वो आई थिंक वो डिस्कशन में काफी लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। तो स्टॉक मार्केट वर्सेस इकोनॉमी साइकिल जो होता है 6 फेज का, उसके बारे में हम लोग ये सैटरडे को एक सेशन लेंगे। ओके, सैटरडे या फ्राइडे को लेंगे, सैटरडे संडे नहीं लगे, फ्राइडे को शायद लेंगे। और हम लोग वापिस सबको पीपल कैन पार्टिसिपेट एंड वी कम विद मोर एग्जांपल्स आल्सो इन दैट। तो क्या उसमें भी एक बात किया था कि 6 या 9 महीना पहले चलती है स्टॉक मार्केट अपने एक्चुअल इकोनॉमी साइकिल से, या स्टॉक मार्केट के अपने फंडामेंटल से। स्टॉक मार्केट खुद यानी एक्चुअल फंडामेंटल से स्टॉक मार्केट 6-9 महीना पहले चलती है, यानी 6-9 महीना बाद वाला फंडामेंटल के बेस पे आज ट्रेडिंग हो रहा होगा। You must develop a technique to identify those stocks that are drivers of the current market movement। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आगे भी बात करेंगे। ओके, नाउ कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि फंडामेंटल स्टॉक बाई करना चाहिए। ओके, फंडामेंटल स्टॉक सिलेक्शन में जो फंडामेंटल है तो वही बाई करते हैं, बराबर। अगर आप फंडामेंटल स्टॉक बाई करना चाहते हो, सबसे पहले सोचो व्हाई कंपनी मैनेजमेंट हु ओन स्टॉक विल अनाउंस न्यूज अर्ली इन टाइम। अगर फंडामेंटल के भी गुड न्यूज अभी आपको कब मिलेगा, कभी भी टाइम पे नहीं मिलेगा। दूसरा, ये सोच के लोग बाई करते वो सेफ रहता है, बट हिस्ट्री शोज दैट कि जब मार्केट ऊपर जाने के लिए होता है ना, तब सबसे ज्यादा गलत न्यूज आते हैं, और जब सबसे अच्छे न्यूज आते हैं तभी वो नीचे जाता है। ओके, आपको दूसरे एग्जांपल दिखाता हूँ कि फंडामेंटल बाई करने से कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता। जैसे टाटा स्टील नीचे चला गया था, बराबर है, अभी भी नीचे चला गया, क्या फंडामेंटल खराब है? फिर भी इतने नीचे। मारुति का क्या फंडामेंटल खराब है? क्या अभी भी आप देखो, इतना क्रैश होने के बाद क्या रिलायंस का इतना खराब है क्या फंडामेंटल? तो इतना टूटा क्यों है? फंडामेंटल सही है तो क्यों बिकना चाहिए? व्हाई वैल्यूएशन हैज गॉन डाउन? मारुति, रिलायंस, लार्सन एंड टुब्रो इतना नीचे, तो क्या उसका फंडामेंटल खराब है? क्या एसबीआई का फंडामेंटल इतना खराब, इतना नीचे आ चुका है प्राइस? अगर वो प्राइस आ चुका है फंडामेंटल सही होने के बावजूद, इसका मतलब है अगर मैं फंडामेंटल बेस पे ही बाई करूंगा तो मैं भी एक्सपीरियंस कर सकता हूं जो आप देख रहे हो, इतना डिक्लाइन इन प्राइस। ओके, जैसे यस बैंक, तो बाद में जब डिक्लेयर हुआ उसका फंडामेंटल खराब है ना, तब तक तो बहुत प्राइस नीचे आ चुका था। जैसे हमने बोलते हैं वो पहले कभी कोई नहीं बताता। ओके, इनफैक्ट आपके लिए ये न्यूज क्लिप भी रखा हुआ है समझने के लिए कि क्यों ये फंडामेंटल और अच्छी कंपनीज में क्यों ये बेस देखने का फायदा नहीं है, क्योंकि उसको जो करना है वो लोग पहले ही कर लेते हैं। अब ये तो पकड़ा गया न्यूज, ऐसे तो बहुत कुछ चलता है। अब देखो, वायोलेटर जो है इनसाइडर ट्रेडिंग के बेस पे, ये जीरो सम गेम है, मैं बता रहा हूं ना कब से, आप देखो उसका एक प्रूफ है। फॉर वायोलेटिंग इनसाइडर ट्रेडिंग नॉर्म्स, उसके जो ओनर्स को सबको एक पेनल्टी दी गई। क्या फर्क पड़ता है उनको 22 करोड़ की पेनल्टी का? अब देखो पेनल्टी कितना है, 22 करोड़ जो उन्होंने भर दिया। इसका मतलब क्या है, उनके लिए उतना वैल्यू नहीं है 22 करोड़ का, उतना कितना बड़ा गेम चलता होगा। और हम लोग 5, 10, 15, 50 लाख या 1 करोड़ का काम करके हम लोग सोचते हैं मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। हम लोग कुछ नहीं करते, हमें इसके पीछे ही रहते। ये लोग एक स्टेप आगे ही रहेंगे। इसीलिए न्यूज बेस फंडामेंटल बेस पे नहीं कर सकते, क्योंकि जो ये लोग पब्लिश कर, फंडामेंटल कौन पब्लिश करता है? प्रोमोटर्स पब्लिश करता है। न्यूज कौन पब्लिश करता है? प्रोमोटर्स पब्लिश करता है।
रिजल्ट कौन करता है? प्रमोटर पब्लिश करते हैं। अगर प्रमोटर ऐसा पब्लिश करते तो आपको कब देंगे? टाइमली कभी मिलेगा? कभी भी नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर आप उसके बेस पे सोच रहे हो कि मैं काम करके कमा लूंगा, बिलीव मी, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपके आजू बाजू होंगे, आप जानते भी होंगे और खुद भी हो सकता है एक्सपीरियंस, तो बहुत टाइम से लेके रखे हुए शेयर से, पर वो रिजल्ट नहीं मिला जो रिजल्ट आप जैसे झुनझुन वाला कमा के बैठे, बराबर है, जैसे दूसरे बड़े बड़े इन्वेस्टर कमा के बैठे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है सही पिक क्या होती है, कौन से टाइम पे बाई की जाती है, क्योंकि सही स्टॉक सही टाइम पे बाई करके सही टाइम पे बेचना बहुत जरूरी है। ओके, दूसरा, नेवर बाई स्टॉक्स ऑन दी स्टॉक्स। बाइंग स्टॉक का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? अगर ये थॉट के ऊपर जो अभी मैं बताऊंगा वो थॉट पे आपने बाई किया ना, श्योर शॉट है कि आप गवाओगे। यानी ऐसा हर स्टॉक में नहीं, पर वो थॉट ही आपके ऐसे आएंगे ना कि एक बार लाओगे, वो स्टॉक आपने कमा के दे दिया, आपका नसीब खराब हुआ तो फिर आप दूसरी बार भी करोगे, तो आपको फाइनली आपको पैसा गवाना ही है उस बेस पे। तो कैसे? नेवर बाई दिस। फर्स्ट है FOMO बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्या होता है ना, मेरे फ्रेंड ने मुझे एक सजेशन दिया, यार बाई यस बैंक। मेरे को लग रहा है हाँ यार बाई कर लेने दे, वहां से भाग जाएगा तो ये कमा लेगा और मैं रह जाऊंगा। ओके, तो क्या होगा? आई एम मिसिंग इट, इसके चक्कर में लोग बाई कर लेते हैं। फिर कई बार बोलता है अरे बहुत सस्ता स्टॉक है, साला 10 रुपए का 100 रुपया होने वाला है, हम सब छोड़ना, 10,000 डालते क्या फर्क पड़ता, नीचे भी जाएगा तो 10,000 का ही रिस्क है ना। 10,000 का रिस्क लेता है लोग, जस्ट बिकॉज फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये साला मैं ले लूं, नहीं तो ये कमाएगा, मैं ले जाऊंगा, 10 रुपए का 100 रुपया हो गया, तो 10,000 का क्या मतलब? तो लोग क्या कहता है, 10,000 का स्टॉक ले लिए। आप सोचो 10,000 का वैल्यू नहीं होता हमारे पास स्टॉक मार्केट में, जबकि वो बाहर दरवाजे पे एक बंदा लेने आएगा 100 रुपया, हम 10 रुपए भी नहीं देंगे उसको, बोलेंगे छुट्टे नहीं है। दूसरा एक प्रॉब्लम आता है फियर ऑफ मिसिंग आउट के, ओवर ट्रेडिंग एंड बिग टिकट बिग रिस्क ट्रेडिंग। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है ना, हमें लगता है बहुत ऊपर जाएगा और साला मेरा बहुत बड़ा कमाने का मौका है, तो जो मेरा एक प्लान के हिसाब से जो ट्रेडिंग होता है उसको मैं, बिकॉज आई विल मिस दैट अपॉर्चुनिटी टू मेक मिलियंस ना, मैं बहुत बड़ा रिस्क ले लेता हूँ। मैं खुद कर चुका हूँ ये बात, मैं खुद ही कर चुका हूँ। एक बार ऐसा लगा कर लेता हूँ, साला मार्च में जबरदस्त मस्त दिखाऊंगा एकदम ये हाई ट्रेडर ने, उसका एक ट्रेड ने पूरा मेरा प्रॉफिट साफ कर दिया साल का। क्यों? क्योंकि साइज ही मैंने 3 गुना बढ़ा ले लिया। तो वैसा नहीं कहते, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग अगर मैंने बहुत मैंने सुना है, पहले काफी आते थे, अभी भी दिखते हैं, वो है ना ITC, वापिस बाई करेगा, यस बैंक वापिस बाई करेगा, क्योंकि बहुत ऊपर बाई किया था, अभी बहुत नीचे तो वापिस बाई करेगा, रिवेंज ट्रेड कर और उसी में पकड़ेगा कि मेरे को उसमें लॉस गया था ना। अभी मुझे आके कुछ लोग पहले पूछते कि सर रिलायंस कैपिटल के बारे में बताओ। क्यों आपको रिलायंस कैपिटल के बारे में जाना है? क्योंकि बहुत पहले खरीद के उसमें बहुत लॉस किया था, तो अगर उसमें मौका मैं उसी से कमाऊंगा, जिसे रिलायंस कैपिटल कंपनी ने मेरा पैसा ले लिया है और मैं उसी से वापिस लूंगा, ऐसा वाला ट्रेडिंग करते हैं। तो इस तरह से स्टॉक सिलेक्ट करोगे तो क्या आपको काम लगेगा? क्या आप रियली कमा पाओगे उससे? क्या इस तरह से फॉर्च्यून बना सकते हो क्या स्टॉक मार्केट में? तो कभी भी रिवेंज ट्रेडिंग नहीं की जाती। आइडियली थॉट सिंपल कर दो कि जब भी मैं गवाता हूं तो मिस्टेक मेरी होती है, सिलेक्शन ऑफ कंपनी रॉन्ग हो सकता है, मुझे पैसा स्टॉक मार्केट में डालना है और स्टॉक मार्केट से कमाई आएगी। अगर मैं रिलायंस कैपिटल से गवाया है तो हो सकता है आई मेक मनी फ्रॉम बाटा इंडिया, नेस्ले इंडिया, कहीं से भी आ सकती है कमाई, कहीं से भी आ सकती है, मैं गवा भी कहीं पे भी सकता हूँ, और फाइनली क्या है, मैं स्टॉक मार्केट में डालूंगा, स्टॉक मार्केट से कमाऊंगा। दूसरा है लॉयल्टी ट्रेडिंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग हो, जिसमें मैंने कमाया ना वो पकड़ के रखे, ओके, बिकॉज उसने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया था। मैंने, अगर आपको याद हो तो एक शेयर किया था मैंने, वो एक एग्जांपल भी, रिलायंस का, लार्सन टुब्रो का, SBI का, सबका फंडामेंटल का एक स्टॉक जो 380% रिटर्न रिलायंस ने आपको दिया 6 से 7 के बीच में, सिर्फ 17 महीने में, बहुत अच्छा दिया, इसलिए मैं पकड़ के रखा। तो उसके बाद क्या हुआ, वही प्राइस मेरे को 800 रुपीज कब आया? 9 साल बाद। अब सोचो, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट 9 years मेरा पैसा उधर ही है, जबकि मैं उससे बहुत ज्यादा कमा सकता था। तो लॉयल्टी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। आपका टाइम हो गया, एग्जिट करो, दूसरा अच्छा स्टॉक सिलेक्ट करके निकल जाओ। तो लॉयल्टी ट्रेडिंग विल नॉट गिव यू गुड चॉइस। दूसरा होता है गैम्बलर्स पॉलिसी। गैम्बलर्स पॉलिसी क्या है? प्रोबेबिलिटी भूल जाते,
यानी इसमें कमाई का चांस नहीं है। अगर प्रोबेबिलिटी उसमें कम है तो क्यों घुसना चाहिए? प्रोबेबिलिटी कम का मतलब ये है कि आप जब नहीं डाल रहे हो फिर भी प्राइस ऊपर जाएगा, और जाना भी चाहिए, क्योंकि जब ऊपर जाएगा, रुकेगा, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ाएगा, तभी तो आप एंट्री मार पाओगे। आइडिया वही है। कई बार ऐसा होता है, जैसे अभी यस बैंक 30 रुपए का है, 60 रुपए हो गया तो हम लगता है वो डबल हो गया सर, वी मिस्ड इट। अरे वी हैव नॉट मिस्ड इट, आई पॉसिबली मैं बाई इट एट 100 रुपीज, क्योंकि मैं जब 100 रुपए से खरीदूंगा तो 1000 जाने का सोच रहा हूँ, तो इस तरह से मैं बाई कर सकता हूँ। तो आइडिया के बाद तब मैं बाई कर रहा हूँ क्योंकि मैं गैम्बलर नहीं। 30 रुपए में बाई करना गैम्बलिंग हो सकता है, क्योंकि मैं जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, बराबर है। और 30 रुपए का 15 हो गया तो साफ भी हो जाएगा पैसे। इसी तरह से, पर मैं जब 100 रुपए में बाई करता हूँ, मुझे श्योर शॉट पता होना चाहिए, प्योर प्रोबेबिलिटी मेरी फेवर में मुझे, कि अब यहां से ऊपर जाने का चांस उसका ज्यादा है। जब इस तरह से कंटिन्यूअस काम करते हैं तो प्रॉफिट आता है। ओके, एंड लोकल और विजिबिलिटी बायस, यानी मैं जो कंपनी जानता हूं, मुझे दिखती है। जैसे कई लोग ऐसा होता है, जिस कंपनी में काम करते हैं ना, जिस कंपनी का काम करते हैं कुछ बिजनेस में, उसको पहले बाई करते हैं, उनको लगता है बहुत सही कंपनी। अरे उसके अंदर के फाइनेंस मैनेजमेंट, और जब से ज्यादा वो कंपनी जो क्राइसिस मैनेजमेंट नहीं जानती, उसको पकड़ के आपको कुछ फायदा। तो लोकल विजिबिलिटी बायस करने से आपको प्रॉफिटेबिलिटी, यानी उस ये सब चीज से अगर आप स्टॉक सिलेक्शन कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, टिप और रूमर ले रहे हो तो गलत कर रहे हो, अगर आप एडवाइजरी बाय कर रहे हो किसी का या ये ले रहे हो तो गलत कर रहे हो। ठीक है, इस तरह से नहीं होगा। तो अभी ये नहीं करने वाली चीज तो बता दी। क्वेश्चन ये आएगा तो कौन से टाइप का स्टॉक बाय करना चाहिए, व्हाट टाइप ऑफ स्टॉक्स टू बाय। तो सबसे पहली चीज ये समझना है कि स्टॉक होते कितने टाइप के हैं मार्केट में। मार्केट में 3000 स्टॉक लिस्टेड है, तो 3000 सारे के सारे स्टॉक तो बाय लायक नहीं है, राइट। तो उसको एक 5 कैटेगरी में बाइफरकेट कर सकते हैं। जैसे अगर एक स्टॉक मार्केट में, एक स्टॉक मार्केट अगर 10% ऊपर गया, आपके ऐसे हो सकते हैं स्टॉक जो 10 से 20% के बीच में ग्रोथ दिया होगा, या ना आप ये बोल सकते हो मार्केट जैसा मेरे को रिस्पॉन्स मिला, मैं उतना तो कम आशा है। ऐसे वाले जो स्टॉक होते हैं उसको गुड एंड एवरेज स्टॉक बोलते हैं, यानी एवरेज रिटर्न आया, गुड रिटर्न आया। अब ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स इसी के अंदर घुस जाते हैं, क्योंकि उसका डाइवर्सिफिकेशन और सिलेक्शन ऑफ स्टॉक इतने रहते हैं कि अगर आप देखोगे तो 10% मार्केट ग्रोथ होगा तो वो लोग फाइट करेंगे, दिखाएंगे हमने 12% रिटर्न दिया, हमने 15% रिटर्न दिया, लाइक दैट। हम 20% तक उसको एवरेज ही बोलते हैं, 10% से लेके 20% तक एवरेज रिटर्न। अगर 20% से लेके अगर आप ज्यादा देखते हो, यानी 20 से 50%, तो आप ये बोल सकते हो ये अच्छे वाले स्टॉक, यानी आई कैन डू। अगर ऐसे स्टॉक आप सिलेक्ट कर पाए और ऐसे स्टॉक में अगर आपने इन्वेस्ट किया, आपका एक्चुअली सक्सेस मार्केट के सारे म्यूचुअल फंड एंड फंड हाउसेस से आपका अच्छा हो सकता है स्टॉक। ओके, ये रिटर्न में भी ज्यादातर लोग नहीं आते, वो इन्वेस्टर्स ही आते हैं। इन्वेस्टर यानी सेंसिबल वाला, अपने वाले नहीं, जो कन्वेंशनल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा। यहाँ पे काफी वो लोग आते हैं जो बेटर स्टॉक करते हैं, थोड़ा डिसिप्लिन से काम करते हैं, वो ऐसे स्टॉक में कंसिस्टेंटली काम करेंगे तो आपका रिटर्न उस मार्केट, जहां मार्केट 10% रिटर्न दे रहा है, आपका रिटर्न 20 से 50% तक होने के चांस होते हैं। 20 से 50% आप सोचो, उतना बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है उसको, हो सकता है। इनफैक्ट बट सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है उसमें एक लीडर स्टॉक्स बोलते हैं, जिसको बेस्ट स्टॉक्स ऑफ द मार्केट बोलते हैं। वो ऐसे स्टॉक्स है 50 से लेकर 500% तक वो रिटर्न देते हैं। इनफैक्ट ज्यादा, मोर देन 50% आपको रिटर्न देने वाले स्टॉक्स होते हैं, जिसको बेस्ट स्टॉक्स बोला जाता है। इन अ मार्केट दैट हैज ग्रोन ओनली 10%। इस फिनोमिना से आप देख सकते हो, अगर मार्केट 20% की होती है, बहुत ज्यादा ग्रो करने वाले स्टॉक्स होंगे बेस्ट स्टॉक्स। तो बेस्ट स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो मार्केट में सबसे, उस मार्केट जहां 10% रिटर्न में सबसे अच्छा रिटर्न देने वाले स्टॉक्स ये थे। उसी तरह से आपको वैसे स्टॉक भी मिलेंगे जो मार्केट 10% गया बट वो ज्यादा ग्रो नहीं किया, 0 से 10% के बीच में ही था, यानी मार्केट से कम रिटर्न दिया, नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है आपको, और आपसे कम दिया है। तो ऐसे स्टॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, बैड स्टॉक्स। इनफैक्ट उससे ज्यादा भी एक स्टॉक होता है जिसको बोलते हैं पुअर स्टॉक, यानी वैसे स्टॉक भी आपको मिलते हैं उसी मार्केट में जो मार्केट प्लस है फिर भी वो माइनस में गए, नीचे गए। जैसे आप देखो ना, हर मार्केट में ये 5 स्टॉक मिलते किसी भी मार्केट में,
जैसे इस मार्केट में भी जब मार्केट इतना क्रैश करके नीचे है, आपको वो स्टॉक मिलेगा जो ऑल टाइम हाई पे है, यानी सबसे ज्यादा चल रहा है। इसी तरह से सबसे ज्यादा डिक्लाइन स्टॉक भी मिलेगा, यानी स्टॉक हर रेंज में घूमता है, हाईएस्ट नेगेटिव रिटर्न से हाईएस्ट पॉजिटिव रिटर्न के बीच में घूमता है। हर मार्केट में ऐसे स्टॉक्स मिले। अगर हमें आपको ये डिसाइड करना है मैं कौन सा स्टॉक लेके चलूं, आइडियली हम कौन सा स्टॉक लेके काम करते हैं, बेस्ट स्टॉक्स। अभी आप सोचो बेस्ट स्टॉक्स अगर आपको चाहिए तो मार्केट में कितने होते, सफिशिएंट होते। बोला जाता है किसी भी मार्केट में मार्केट कंडीशन के हिसाब से जो बेस्ट स्टॉक्स होता है वो 2 से लेके 5% तक होता है, ज्यादा नहीं होता, 2 से 5%। मतलब आप सोचो 3000 के स्टॉक के इसमें 2% यानी कितना हुआ, कितना हुआ 60 से लेके 150 तक, यानी 60 स्टॉक से लेके 150। आपको कितने चाहिए पोर्टफोलियो में, 5, 10, ज्यादा से ज्यादा 20। अगर आपके पोर्टफोलियो में 20 से ज्यादा स्टॉक है तो बिलीव मी यू नीड टू रीलुक एट योर पोर्टफोलियो। और जो अगर 10 है तो बेस्ट है, उससे कम है और ज्यादा अच्छा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो जितना बड़ा होगा ना, डाइवर्सिफाइड जितना ज्यादा बड़ा, उतना ज्यादातर सक्सेस नहीं आती, मिस कम होती है। वो क्या है ना, बस भर के लोग जा रहे हो ना पूरा, एक जैसे फॉर एग्जांपल कार जिसमें 5 लोग बैठ सकते, उसमें 7 लोग 8 लोग बैठ जाओ, घुसा दो। अब देखो 5 लोग बैठे 2 लोग जाओ, कितना फास्ट जाएगी। 6 लोग बैठो, एक और बिठा दो, कितना जाएगी। जितना वेट बढ़ेगा पोर्टफोलियो का उतना सक्सेस कम होगा। दैट्स अ सजेशन। नाउ लेट्स गो अहेड। अभी क्या है ना, ये स्टॉक्स भी इसीलिए मार्केट के हिसाब से होते हैं, यानी हर मार्केट का बेस्ट स्टॉक्स होता है। हर मार्केट में बेस्ट स्टॉक बदल जाता है, कहने का मतलब हर मार्केट एक नए लीडर्स अपना मार्केट लेके जाता है। जैसे 2010 में एक रन आया था, बराबर है, तब कौन से स्टॉक थे जो लीडर स्टॉक से डिफरेंट थे। अगर आप चेक करोगे तो उस टाइम पे रन करने वाले स्टॉक काफी डिफरेंट थे। उस टाइम पे टाइटन बहुत भाग रहा था, बुशन स्टील बहुत जा रहा था, वैसे वैसे स्टॉक थे जो बहुत अच्छा कर रहे थे। जब अब 2014 में जब ये रन आया ना, तो 2 स्टॉक्स एकदम से अलग निकले, यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के स्टॉक्स निकले। 2014 के रन में काफी ऐसे स्टॉक थे जो बहुत 5-5 गुना 6-6 गुना, जैसे हिताची होम हुआ, हनुम टॉय जो हम लोग ट्रेड किया, गति हो गया, ऐसे ऐसे स्टॉक्स थे जो बहुत अच्छा रन दिया। 2017 में और अलग टाइप के स्टॉक्स थे। अगर आप देखोगे तो 2017 के स्टॉक डिफरेंट थे। अब बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व जैसे स्टॉक थे, लिमिटेड स्टॉक थे। 2017 के रन में बहुत लार्ज स्केल पे बढ़ा नहीं था, बराबर है, पर वो अच्छे स्टॉक्स थे जो अच्छा रन कर रहे थे। पर 2019 का रन देखोगे तो ऑल अलग था, उसमें ज्यादा स्टॉक्स बड़े नहीं थे, बहुत लिमिटेड स्टॉक्स ने रन दिया था। 2019 का एक्चुअली रन बहुत बड़ा रन नहीं था, बट अच्छे स्टॉक्स थे। जैसे रिलायंस रन हुआ 2019 में, अगर आपने अच्छे से ट्रेड किया तो रिलायंस मस्ट हैव गिवन यू गुड मनी। बट वही रिलायंस अगर आप नहीं निकले हो तो पैसा खत्म हो गया है 2019 वाला, आपके उसमें नहीं है, तो वो निकलना एक अलग बात है। आज हम सिलेक्शन की बात करें, यानी सिलेक्शन अगर बदल जाता है, ये समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए अगर आप एक स्टॉक से अगर टिक करके रहोगे, नहीं यार बहुत अच्छा स्टॉक है, वो अच्छा नहीं, वो लॉयल्टी टाइप का मेंटालिटी है, पकड़ के रखते यार इसमें अच्छा कमाई हो ही जाता है, विल इट हेल्प यू? नो। जनरली आप देखो, एक एग्जांपल मैंने लिया है कि 2 टाइम फ्रेम पे 2009 630 रिलायंस का प्राइस था, 2014 में भी नहीं आया था 630 का प्राइस। तो बीच में आपका पैसा से आप पैसा बना सकते हैं, और ये एक स्टॉक है, मैं तो बहुत एग्जांपल्स है, आप बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो ऐसा लेके रख सकते थे। इनफैक्ट उसी के बीच में आपको दूसरे, जब मार्केट ऐसा नहीं कि रन नहीं हुआ है, मार्केट 2014 बताया तो 2014 का रन बहुत अच्छा आया था, तो उसमें दूसरे स्टॉक थे, तो अगर वो पकड़े होते तो आपको बहुत अच्छा काम कर सकते थे। सो व्हाट स्टॉक्स डू अल्टीमा सिस्टम रेकमेंड? कैसे टाइप के स्टॉक हम लोग रेकमेंड करते हैं? अल्टीमा सिस्टम क्या सिखाती है? वो क्या बोलता है, वही स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, बाय करना चाहिए जो स्ट्रेंथ बताती है आपको। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या होती है, स्ट्रेंथ क्या होती है वही देखते हैं कि ये स्ट्रेंथ, ये मार्केट पैराडॉक्स के ऊपर से हमने निकाला है। ये बहुत रिसर्च, मार्केट पैराडॉक्स का मतलब मैंने बताया था क्या होता है। पैराडॉक्स का मतलब कि ऐसी स्टेटमेंट जो आपको सुनने में सही, आपको यकीन नहीं आएगा कि यार ये सही हो नहीं सकती, बट वो स्टेटमेंट बनी हुई है फैक्ट के ऊपर, रियलिटी के ऊपर बनी हुई स्टेटमेंट, उसको पैराडॉक्स बोलते हैं। जो यकीन ना आने वाला हकीकत, सत्य हकीकत जो यकीन नहीं आ सकता, वो है। वो क्या बोलता है कि स्टॉक्स
जो नए हाई बनाता है, बहुत सारे नए हाई बनाता है बिफोर इट कम्स डाउन। नीचे आने से पहले बहुत नए हाई बनाता है। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल आपको बीच में दिखाया था, राइट, कि 8,000 रुपीज का हाई जो एबीबी ने एक साल पहले बनाया था 2019 में, पर एक साल भी नहीं हुआ, लास्ट अप्रैल के बाद जब उसने 8,000 का प्राइस था, एबीबी नहीं, एबट इंडिया, आज क्या प्राइस चल रहा है? 16,000 से ज्यादा। तब क्या 8,000 में क्या था? उसका ऑल टाइम हाई प्राइस था। आज क्या है? 16,000 का ऑल टाइम हाई प्राइस। तो अगर उस टाइम पर आपने सोचा बहुत हाई प्राइस है और आपने नहीं बाई किया था, 16,000 आपको नहीं दिखने को मिलेगा। अगर आपने उस नए हाई में भी बाई किया है तो आप आज भी देख सकते हो कि एक नया, आपको एक साल में डबल करने का मौका मिला होता। ओके, तो ये एक पैराडॉक्स है कि बाई ऑन अ हाई, यानी बाई लो सेल हाई काम नहीं करता है। बाई हाई एंड सेल हाई विल वर्क मोर, क्योंकि जो स्टॉक हाई जाता है, बहुत सारे हाई जाता है, जब सब ज्यादातर लोगों को जब रिस्की दिखता है ना स्टॉक, वो इनफेक्ट ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। वो वॉरेन बफेट का प्रिंसिपल इधर अप्लाई होता है। जब सब लोग डरे हुए हैं ना, देन यू हैव टू बी ग्रीडी। जब सब डरे हुए हैं तब आपको ग्रीडी होना है, आपको थोड़ा लालच दिखानी है, क्योंकि वही स्टॉक है आप कमा के देने वाले हैं। और वैसा ही होता है उल्टा, जो स्टॉक लो है वो बहुत ज्यादा लो बनाता है बिफोर कमिंग बैक। अब जब सब लोग इंटरेस्टेड है ना, आप यू गेट आउट, बिकॉज अब डरने वाली बात हो गई है, शायद और नीचे जाएगा। ओके, सो ऐसे स्टॉक बाई नहीं किए जाते, ये वाले स्टॉक बाई किए जाते हैं जो नए हाई बनाते हैं। लो वाले स्टॉक बाई नहीं किए। स्टॉक्स ऑन न्यू हाई लिस्ट टेंड टू गो हायर इन प्राइस, व्हाइल दोज ऑन न्यू लो टेंड टू गो लोअर इन प्राइस, नीचे जाते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली आइडिया क्या है, यानी हमारा टिप क्या है? अगर आप बाई करने का प्लान कर दो, कौन सा स्टॉक सही है? पहले बताया कौन से स्टॉक नहीं खरीदने चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप नहीं करने वाले स्टॉक खरीदोगे तो आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव से ही भरेगा। और जो बाई करने वाले स्टॉक की जो स्ट्रेंथ दिखाते हैं, उसको आप सही समय पे बाई करेंगे और सही समय पे बेचने का प्लान करेंगे। तो सबसे ज्यादा अगर आपको करना है, आप एक बैक टेस्ट कर सकते हैं, अपना कन्विक्शन बढ़ाइए। जैसे स्टूडेंट को भी मैं रेकमेंड करता हूं, अपना कन्विक्शन बढ़ाइए, अपने आप में डिसिप्लिन भी बढ़ेगा। कन्विक्शन बढ़ाने के लिए आप चेक करिए कौन से स्टॉक है जिन्होंने नए हाई बनाए थे एक साल पहले, उसका आज हालत क्या है। आपको समझ में आएगा कि कितना ऊपर जाके आया वो स्टॉक, कितना हाई देता है उसके बाद। देन यू विल रियलाइज इट कि इट रियली गिव्स यू गुड मनी। हाई पे बाई करना एक बहुत अच्छा निशानी है। सो अल्टीमा सिस्टम बेसिकली चैंपियन इन्वेस्टर्स के लिए बनाने का काम करती है, जो जानता है कि राइट स्टॉक क्या है, जो हम लोग सिखाते हैं। आज आपको एक मैंने हिंट दिया है उसके बारे में, थोड़ा सा उसको वापिस टचअप किया है। राइट टाइम टू बाई, राइट टाइम टू सेल एंड राइट पोजीशन साइजिंग, ये सारी चीज जानता है, वही है चैंपियन इन्वेस्टर। और जो ये भी जानता है कि प्रोटेक्ट कैपिटल पहला रूल है, इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट करने का पहला रूल ही प्रोटेक्ट कैपिटल है। और दूसरा है विनिंग माइंड डेवलप करना, जो आज आप लोग सब लोग आए हैं यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, आप अपना टाइम हमारे साथ शेयर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। बट वो क्यों कर रहे हैं? कि आप एक विनिंग माइंड डेवलप करने का कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप एक अच्छा अपने आप को इन्वेस्टर बना पाए, ट्रेडर बना पाए, जिसकी वजह से आपको अच्छा वेल्थ मिले। तो हम लोग वो एक्चुअली एक चैंपियन इन्वेस्टर की निशानी है। तो यू आर ऑन दैट पार्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट आपको आगे बहुत जाना है, बहुत सीखना भी है। तो और हम अल्टीमा सिस्टम पे वी आर कमिटेड, डेडिकेटेड एंड वी आर सपोर्टिंग टू क्रिएट द चैंपियन इन्वेस्टर्स। Thank you very much on behalf of Ultima System Stock Market Academy and my colleagues Pavin Shah and Mehul Shah। आपको नंबर है, अगर आपको सीखना है तो आप इनमें से किसी का भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मीनवाइल अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो मैं अभी यहाँ